नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के ऐलान से भाजपा के 400 पार के सपने पर फिरा पानी। सत्ता में आने पर कराएंगे जातिगत जनगणना, आर्थिक मैपिंग, उखाड़ फेंकेंगे 50% की आरक्षण सीमा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सम्मेलन हुआ फ्लॉप, खाली रह गई सीटें, सभा में कुर्सियां खाली रह गई, जिसके बाद एससी सम्मेलन भाजपा का फ्लॉप हो गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। यूपी के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी अच्छा करते हैं, और इस बार भाजपा की विदाई कर देंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अपनों की नाराजगी पड़ ना जाए राजस्थान बीजेपी को भारी। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर लटकी तलवार। चुनाव आयोग में एक सीट खाली, क्या 2 मेंबर करा सकते हैं इलेक्शन? इसको लेकर के आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने वाला है बड़ा बदलाव, और अगर आप भी खुलकर इंडिया का समर्थन करते हैं, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, सत्ता में आने पर कराएंगे जातिगत जनगणना, आर्थिक मैपिंग और उखाड़ फेंकेंगे 50% की आरक्षण सीमा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ भाजपा आपकी बार 400 पार का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में गारंटियां दी थी उसको जिस प्रकार से पूरा किया है, उसके बाद अब देश के स्तर पर गारंटी दे रही है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर राहुल गांधी की गारंटी पर जनता को विश्वास भी हो रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो गारंटी दी थी उसको पूरा करते कांग्रेस पार्टी नजर आई, और अब ऐसी गारंटियां दे दी है जिस पर आपको बता दें कि भाजपा की नींद उड़नी तय है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद करते हुए ही बड़ी घोषणा की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो वह जातिगत जनगणना कराएंगे। और उन्होंने बिहार की मिसाल देते हुए यह समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार क्यों देश की गरीब जनता के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में है? क्या इन सभी की गिनती जरूरी नहीं है? बिहार में हुई जातिगत गिनती से पता चला कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित हैं, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार से आए आंकड़े देश की असली तस्वीर की एक छोटी सी झलक मात्र है, और हमें अंदाजा तक नहीं है कि देश की गरीब आबादी किस हाल में जी रही है। इसलिए हम 2 ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं, जातिगत गिनती, आर्थिक मैपिंग, जिसके आधार पर 50% की आरक्षण सीमा को उखाड़ करके फेंक देंगे। इसी के साथ दोस्तों, 30 लाख नौकरियों का वादा, ये कुछ ऐसी गारंटियां हैं जिसने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है, ऐसा समर्थक कांग्रेस के कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर एससी सम्मेलन में सभा में योगी के सामने कुर्सियां रह गई खाली, जिसके बाद सीएम योगी नाराज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटने पर पार्टी पदाधिकारियों में खींचतान शुरू हो गई है, और अब भीड़ नहीं आने के पीछे जाम और बसों के फंसने को बताया जा रहा है। हालांकि इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आगरा महानगर की ओर से चुनाव संचालन समिति की बैठक आहूत की गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एससी सम्मेलन बुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। योगी आदित्यनाथ खुद उसमें मौजूद थे, लेकिन सीटें खाली रह गई, जिसके बाद ये फ्लॉप हो गया पूरी तरीके से। आगरा में हुई एससी सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। हालांकि भीड़ नहीं आने के पीछे जाम और बसों के फंसे को बताया जा रहा है, और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति बुलाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी अच्छा करते हैं, भाजपा को इस बार विदाई कर देंगे। बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए माहौल हो चुका है गर्म। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव मोड में हैं, और बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। सपा प्रमुख के तर्कश में प्रमुख रूप से बेरोजगारी और नौकरी का तीर है। बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव घेर रहे हैं, और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए शनिवार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी अच्छा करते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि जो लोग 14 में आए थे अब 24 में जाने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग विदाई भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे। सियासी बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव ने हिटलर का भी नाम ले लिया, और
उन्होंने कहा कि 10 साल हिटलर का भी समय था, 10 साल से ज़्यादा शासन की बागडोर हिटलर के पास नहीं रह सकी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार का भी 10 साल पूरा हो गया है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की मांग कर डाली। अखिलेश यादव पहले भी बेरोजगार युवाओं को बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ की शपथ दिला चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने पुराना नारा दोहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी पाने का एकमात्र रास्ता है कि बीजेपी हटाओ। जी हां दोस्तों, नौकरी का दरवाजा बीजेपी के हटाने से खुलेगा। और उन्होंने किसानों को दोगुनी आय का मुद्दा भी उठाया और सपा प्रमुख ने बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या माना और उन्होंने उद्योगपतियों को कर्ज देने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि चुनावी चंदा देने वाले उद्योगपतियों को कर्ज दिया गया। अखिलेश यादव सपा में नए चेहरों को शामिल कर रहे थे और उन्होंने पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत किया। तो दोस्तों, बेरोजगारी और इसी के साथ महंगाई के बाद अब एक नया मुद्दा आ गया है जिसने भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चारों तरफ से घेर लिया है और वो नया मुद्दा है चुनावी चंदा। जी हाँ दोस्तों, जिसको कांग्रेस पार्टी चंदे का धंधा बता रही है और जिसको लेकर एसबीआई चुनाव के बाद डाटा देने की बात कर रही है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और चुनाव के इस धंधे को या फिर यूं कहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। लेकिन अभी आधा खेल बाकी है क्योंकि इस देश की जनता को यह जानना बाकी है कि जिस सरकार पर वो या फिर जिस पार्टी पर वो भरोसा जमाए बैठी है, क्या उस पार्टी ने किसी को चंदा लेकर के धंधा देने का वादा या फिर असलियत में ठेका दे करके देश के लोगों के साथ नाइंसाफी की है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, कहीं अपनों की नाराजगी पड़ ना जाए भारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी ने बाजी मार ली थी और राज्य की 200 सीटों में से 115 सीटें जीतकर बीजेपी राजस्थान की गद्दी पर काबिज हुई, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में कदम रखेगी। मगर नतीजों के चंद महीने बाद ही राजस्थान बीजेपी में खींचतान की खबरें आने लगी हैं और अब आलम यह है कि आम चुनावों से पहले पार्टी नेताओं में ही आपसी टकराव शुरू हो गया है। राजस्थान के जोधपुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की सीट है। मगर भाजपा के गढ़ से ही केंद्रीय मंत्री के खिलाफ पार्टी के विधायक ने ही मोर्चा खोल दिया है। भाजपा विधायक बाबू सिंह राठौर ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और बाबू सिंह राठौर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोधपुर के शेरगढ़ पुलिस थाने के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए थे। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव पर लटक सकती है तलवार, चुनाव आयोग में एक सीट खाली, क्या 2 मेंबर करा सकते हैं इलेक्शन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है और एक तरफ जहां भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कराने की तैयारी पूरी कर चुका है, सभी राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। भाजपा ने तो उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 पोस्टपोन होने की तलवार लटकने लगी है। इसका कारण भारतीय चुनाव आयोग है क्योंकि आयोग में सिर्फ 2 सदस्य हैं। एक मेंबर गत 15 फरवरी को रिटायर हो गए थे और अभी तक तीसरे मेंबर की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि 1-2 दिन में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की बात कर रहा है। चुनाव तारीखों की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद नियुक्ति संभव नहीं होगी, तो क्या 2 मेंबर पूरा लोकसभा चुनाव 2024 का करवा पाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, सांसद कुणाल हेम्ब्रम ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कुणाल हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ दी है और शुक्रवार रात उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया और इन्होंने इसका कारण व्यक्तिगत वजहों को बताया और कहा कि पार्टी छोड़ने के लिए ये सही वक्त है क्योंकि किसी और को मौका मिल सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी के डंडे के डर से बीजेपी का दामन थाम रहे लोग, आरएलडी भाजपा गठबंधन के सवाल पर राकेश टिकैत का जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि राजनीतिक दल के गठबंधन होते और टूटते रहते हैं। ईडी के डंडे के डर से राजनीतिक लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। राकेश टिकैत शुक्रवार शाम जीवाना गांव के नीलकंठ आश्रम में महाशिवरात्रि पर्व पर सिद्ध गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आए थे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा आरएलडी गठबंधन पर कहा कि राजनीतिक दलों के गठबंधन होते और टूटते रहते हैं। कुछ राजनीतिक लोग प्यार से तो कुछ लालच में भाजपा के साथ जा रहे हैं, कुछ ईडी के डंडे के डर से भाजपा का दामन थाम ले रहे हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ठाकरे का नितिन गडकरी को खुला ऑफर, आप बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आ जाइए। जी दोस्तों, बीजेपी की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम शामिल नहीं है और इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने कई बार अपने बयानों से बीजेपी पर निशाना साधा है। और इसी बीच शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आ रहा है जहां वो नितिन गडकरी को खुला ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने धाराशिव में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि नितिन जी छोड़िए बीजेपी, इस्तीफा दे दीजिए और खड़े रहिए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिताकर दिखाते हैं। और इसके आगे बीजेपी को चेतावनी देते हुए ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका, आगरा में औरंगाबाद के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं झुके थे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर करने पर हैरानी जताई और नागपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे नितिन गडकरी 2014 से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी को भाजपा नहीं देगी टिकट तो वो हो सकते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले हजारों करोड़ों का लेन देन, वल्लभ भवन में लगी आग पर जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन में तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई है और अब इतनी भीषण ये आग है कि मदद के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। फिलहाल सेना की दमकल टीम आग पर काबू पाने के लिए सचिवालय पहुंच गई है और इस बीच वल्लभ भवन में लगी आग को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल के वल्लभ भवन में लगी आग को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि सतपुड़ा भवन के बाद के वल्लभ भवन में आग लगी है या लगवाई गई है। लोकसभा चुनाव से पहले हजारों करोड़ों का घोटाला छिपाने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा ये एक षड्यंत्र रचा गया है। खैर, जनता सब देख रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। बता दें कि राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन में आग लग गई है और ये आग गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी है। आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मंत्रालय में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल मच गया है और इसी बीच जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है और जीतू पटवारी ने इसको लेकर हमला बोला है। और दोस्तों, जीतू पटवारी ने इसको सरकारी आग करार दिया है और भ्रष्टाचार के पाप को बचाने के लिए लगाई गई आग करार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाल से हमारा गला मत काटो, शिंदे गुट के रामदास कदम ने भाजपा पर साधा निशाना, पार्टी में असंतोष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर महायुति की पार्टियों के बीच का असंतोष सतह पर आ गया है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता ने गुरुवार को पार्टी के भीतर विरोध के सुर उठा दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुकेश साहनी के टारगेट पर चिराग पासवान, तेवर से क्या मिल रहे संकेत, बिहार में सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन बिहार में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और बिहार की तमाम पार्टियों ने अपने लड़ने वाली सीटों और उसके उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए अंतिम रूप से मत्थापच्ची कर रही है और बिहार की तकरीबन सभी पार्टियां किसी न किसी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने बगैर नाम लिए लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोल दिया है। मुकेश साहनी ने कहा है कि पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहां तक लाया हूं। मुकेश साहनी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी तैयारी पूरी कर चुकी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने साफ लहजों में कहा है कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी का महत्व क्या है। वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिया है, शीघ्र ही घोषणा भी करूंगा कि किस गठबंधन के साथ जाना है। मुकेश साहनी ने कहा कि वीआईपी उनके लिए भी जरूरी है जो 40 सीट जीतना चाहते हैं और उनके लिए भी जरूरी है जो कांटे का मुकाबला देना चाहते हैं और सबको पता है कि वीआईपी अपने दम पर यहाँ पर उपचुनाव में 30,000 और कुढ़नी में
25,000 वोट ला सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही है अस्थिरता और अशांति, कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दौरे की पृष्ठभूमि में शनिवार को पूर्वोत्तर की स्थिति को लेकर उनसे कुछ सवाल किए और ये दावा किया कि पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता और अशांति बढ़ रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री को हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने का समय क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार सुबह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य में हाथी और जीप की सफारी की। दोस्तों, जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने अपनी विभिन्न यात्राओं के बीच सुबह काजीरंगा के लिए समय निकाला, जो एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों द्वारा दिखाई गई गहरी रुचि के कारण है। और कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता और अशांति बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के दौरे के संदर्भ में कहा कि 19 जून 2020 को चीन पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है। चीन को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट देकर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ बांध लिए हैं और चीनी आक्रामकता के बाद यथास्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। इसी के साथ जयराम रमेश ने आगे कहा कि चीनी सैनिक भारतीय नागरिकों को चारागाह भूमि तक पहुंच से वंचित कर रहे हैं और भारतीय गश्ती दल को LAC के उन रणनीतिक स्थानों तक पहुंचने से वंचित कर रहे हैं जहां पहले उनकी बेरोक टोक पहुंच थी। की तरफ प्रकाश अंबेडकर का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा बिना EVM हैक किए 400 पार करना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बिना EVM की हैकिंग के 400 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है। उनका निशाना बीजेपी पर है जो इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की कवायद में जुटी हुई है। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान अंबेडकर ने कहा कि वीवीपैट पर्ची मतदाताओं तक पहुंचनी चाहिए और इसे वेरीफाई किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। हम इसके लिए चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि EVM की काउंटिंग के बाद नतीजे आने की उम्मीद होती है। अगर इसके बाद वीवीपैट की रिकाउंटिंग की मांग की गई तो संसद कहता है कि वीवीपैट का नतीजा ही अंतिम नतीजा होगा और इसे लागू किया जाना चाहिए और हम चुनाव आयोग के सामने ये बात रखेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी तक तय नहीं, कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ने पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस आला कमान ने शुक्रवार को जारी की पहली सूची में दिल्ली के तीनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, जबकि कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में बृहस्पतिवार को दिल्ली की सीट पर चर्चा हुई थी। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने तीनों सीटों पर 2-2 नेताओं के नाम भेजे थे। वहीं चुनाव समिति ने प्रदेश इकाई को निर्देश दिए हैं कि वो तीनों सीटों पर अपने स्तर पर उम्मीदवारों के नाम तय करके एक-एक नाम भेजे और इस कारण स्क्रीनिंग कमेटी को दोबारा सूची भेजने को कहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल व पूर्व विधायक अलका लांबा, उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज व पूर्व मंत्री राम कुमार चौहान और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित व प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के नाम भेजे थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से JNU के नेता रहे कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता अपने सैकड़ों साथियों के साथ शनिवार 9 मार्च 2024 को अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद भी बोला और उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितने रुपए मिले इसका भी खुलासा किया और संबोधन के आखिरी में उन्होंने नारा दिया कि भाजपा हटाओ और MSP की कानूनी गारंटी पाओ, भाजपा हटाओ और नौकरी पाओ। तो दोस्तों, ये नारे लगातार अखिलेश यादव दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व CM के जेल जाने से इंडी गठबंधन को होगा फायदा, 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सुबोध कांत सहाय का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने से आदिवासी समाज नाराज है और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को होगा और वहीं
उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर के भी जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिलेंडर के दामों में की गई कटौती का स्वागत, पीएम मोदी की घोषणाओं पर चिदम्बरम ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम करने के केंद्र के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या पीएम मोदी आश्वस्त करेंगे कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो एलपीजी सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर मंडराया संकट, 2 दिन जिलों में रहेगी हड़ताल। जी दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कमी करने की सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने फिर से प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। और वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। दोस्तों, पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं किए हैं, लेकिन नई गारंटी देने से भी भाजपा के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर वार, कहा आय दोगुनी करने की बात करके किसानों का लाभ भी छीन लिया। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं और बीजेपी को आए दिन घेर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।